दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल एनाबेसिस द लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज जो आपने मेरे वेरियस वीडियोस पर रेस की हैं, उनको आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। पहली क्वेरी है जिसमें बोलते हैं कि उनके फादर ग्रुप ए ऑफिसर बने हैं एट द एज ऑफ 42 वाया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैन आई अवेल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए जो रूल है वो है कि अगर कोई भी डायरेक्ट ऑफिसर है जो ग्रुप ए में रिक्रूट होता है तो वो ओबीसी क्रीमी लेयर में काउंट होगा। और अगर कोई ऑफिसर जो ग्रुप बी में रिक्रूट होता है लेकिन डिपार्टमेंटल प्रमोशन के दौरान वो ग्रुप ए में जाते हैं और अगर 40 साल के पहले वो ग्रुप ए में चले जाते हैं तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। लेकिन अगर वो ग्रुप बी में रिक्रूट हुए हैं और ग्रुप ए में प्रमोट होकर जाते हैं 40 साल के बाद तो वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। तो अगर आपके फादर ग्रुप ए में डायरेक्ट रिक्रूट हुए हैं 42 की एज में तो आप क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। और इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी डिटेल वीडियोस बनाए हैं जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज, ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया है। उसको अगर आप देखेंगे तो ये क्लैरिटी आपको ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेरी है कि 3 फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट कौन से होते हैं, मुझे ये बता दो सर प्लीज़। 3 फाइनेंशियल ईयर का मतलब हुआ कि जब आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में क्लेम करते हैं तो उसके लिए आपको 3 फाइनेंशियल ईयर का आपका इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, क्योंकि रूल ये बोलता है कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में 8 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए आपके पेरेंट्स की। तो जो आपके इनकम सर्टिफिकेट हैं वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और उसमें बताना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है, जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, तब आप नॉन क्रीमी लेयर के लिए क्लेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेरी है जिसे बोलते हैं कि मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट है और वो फादर के होम से है बट आई एम मैरिड नाउ, तो क्या मुझे उसको अपडेट या चेंज करना होगा। देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रूल्स जो मैरिड वीमेन के लिए हैं उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं क्लैरिटी के लिए। आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जब भी क्लेम करेंगे आप अपने फादर के क्रेडेंशियल पे करेंगे, अपने हस्बैंड के क्रेडेंशियल पे नहीं करेंगे। तो जिस तरह से आप शादी के पहले अपने फादर के आपके फादर के क्रेडेंशियल पे जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना था आप उसको शादी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे जो वीडियोस हैं मैरिड वीमेन के लिए उनको आप देखें, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। वहाँ मैंने रूल्स कोट किए हैं, जो वेबसाइट है जहाँ पे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है वो भी उसमें मैंने कोट किए हैं। नेक्स्ट क्वेरी है जिसमें बोलते हैं कि आफ्टर गेटिंग जॉब ओबीसी एनसीएल विल बी फाइनलाइज्ड ऑन पर्सनल इनकम और पेरेंट्स इनकम। बिल्कुल क्लियर रहिए, जॉब लेने के बाद भी आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आपके फादर की इनकम पे ही डिसाइड होगा। और इसके लिए भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि आपकी जॉब और आपकी सैलरी काउंट नहीं होती है, आपके फादर की जॉब और आपके फादर की सैलरी ही काउंट होती है। तो आपकी जॉब लग गई है, भले ही आप 8 लाख रुपए से ज़्यादा अर्न कर रहे हो, लेकिन आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं अगर आपके फादर सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेरी है कि हेलो सर, माय कजिन सिस्टर्स फादर इज़ अ जेल हेड वार्डन विथ एन इनकम अबव 8 lakhs per annum. She is studying inter second year and caste is BCB. While applying for JEE Mains 2024, in what category does she fall under OBC NCL और जनरल। देखिए जहाँ तक ओबीसी की बात है तो ओबीसी में फॉल करने के लिए आपकी जो कास्ट है वो ओबीसी की लिस्ट में होना चाहिए, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि आप नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर पाएंगे या नहीं। तो अगर आपके फादर, आपके कज़न के फादर, इनफैक्ट आपके कज़न के फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में है, वो जेल हेड वार्डन है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट जॉब में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी इनकम, जो उनकी जो सैलरी है वो इनकम में काउंट नहीं होती है। हाँ, उनकी जो अदर सोर्सेज से इनकम है वो काउंट होती है। तो आपकी कज़न सिस्टर के फादर अगर गवर्नमेंट जॉब में है, वो जेल हेड वार्डन है, आपकी जो कज़न है वो बिल्कुल ओबीसी एनसीएल को अवेल कर सकती है, प्रोवाइडेड आपके जो कज़न सिस्टर के फादर हैं उनकी अदर सोर्सेज से इनकम 8 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदर सोर्सेज में क्या क्या इनकम सोर्सेज होते हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है, आप उसको देखें। उसमें मैंने सारे पॉसिबल सोर्सेज जो अदर सोर्सेज में काउंट होते हैं उनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेरी है कि मेरे फादर और मदर दोनों ग्रुप सी पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, तो जोसा काउंसलिंग में अगर इनकम सर्टिफिकेट मांग लिया तो क्या प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की इनकम 8 लाख प्लस है। देखिए आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो वो आपसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे। आप अगर वहाँ पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को क्लेम करते हैं तो वो सिर्फ आपसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट मांगेंगे, राइट।
क्योंकि वहाँ पे जब आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना था, उस बनने के प्रोसेस में आपके पेरेंट्स की इनकम को, ये सब चीज़ों को उस समय देखा जा चुका है। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को इशू करने वाली अथॉरिटी अलग है। अगर उसने एक बार सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की काउंसलिंग में जाएंगे, वो सिर्फ सर्टिफिकेट देखेंगे। सर्टिफिकेट में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट में लगने वाले क्रेडेंशियल्स, वो उसको नहीं देखेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ओबीसी सर्टिफिकेट जो आप प्रोड्यूस करते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशंस या जहाँ आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो इसको बाद में क्रॉस चेक करवाते हैं उसी ऑर्गेनाइजेशन से, उसी एजेंसी से जिसने इशू किया था, और वो ये कंफर्म करते हैं कि क्या ये सर्टिफिकेट जिस पे ये नंबर लिखा हुआ है, ये वैलिड है या नहीं। वो एक बार वहाँ से फीडबैक मिल जाता है कि ये सर्टिफिकेट वैलिड है क्योंकि हमने इस डेट में इशू किया है, बस। तो कहने का मतलब ये हुआ कि काउंसलिंग में आपसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। आपने जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है ओबीसी का, बस वही वहाँ पे लगेगा, वही देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी है कि व्हाट अबाउट पेंशन इनकम और फॉर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। इसको गौर से समझिए। पेंशन को लेके आप लोगों ने काफ़ी सारी क्वेरीज की हैं। देखिए, पेंशन मिलती है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, राइट। इसमें समझने वाला रूल ये है कि वो एम्प्लॉई जो आज की डेट में रिटायर्ड है, पेंशन पा रहा है, जब वो वर्किंग कंडीशन में था, वो जिस पोस्ट पे था, अगर जब वो वर्किंग कंडीशन में था उस समय वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल था, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी एलिजिबल रहेगा। और अगर वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल नहीं था जब वो वर्किंग था, तो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं रहेगा। अगर वर्किंग कंडीशन में वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल था, भले ही उसकी सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा थी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो काउंट नहीं होती है। तो इसको इस तरह से समराइज़ करते हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो वर्किंग कंडीशन में उनकी पोस्ट के हिसाब से, वो ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में है, ग्रुप सी में है, ग्रुप डी में है, उसके हिसाब से अगर वो वर्किंग कंडीशन में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल करते हैं, उसके लिए एलिजिबल हैं, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी करेंगे। और उन्हें कितनी पेंशन मिलती है, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो वर्किंग कंडीशन में उनकी जॉब और उनकी पोस्ट के हिसाब से वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल नहीं थे, तो वो रिटायरमेंट के बाद भी नहीं होंगे, भले ही उनको पेंशन कितनी भी मिलती हो, राइट। तो पेंशन से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो वर्किंग कंडीशन में थे, उस समय वो किस पोस्ट पे थे, और वेरियस गवर्नमेंट पोस्ट के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के क्या रूल होते हैं, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप उनको देखें। मैंने पेंशन के लिए भी डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने कोट किया है, आप उसको देखें, आपको क्लैरिटी होगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। आपने जो क्वेरीज रेज की उसको मैंने रिप्लाई किया। आपकी जो फर्दर क्वेरीज हैं जो अभी बची हुई हैं, उनको भी मैं इसी तरह सेशन में लेके आऊँगा और एक एक क्वेरी का आपको जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह आपकी क्वेरीज के साथ। जय हिंद।